अगर ये कहा जाए कि किसी जगह का असली इतिहास किताबों में नहीं बल्कि हमारे पैरों के ठीक नीचे मौजूद उस मिट्टी में लिखा है, जिसे हम अक्सर बस धूल मान लेते हैं। ये सोचने में ही काफी अजीब लगता है। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में जो हमारे पास स्रोत हैं, उनके गहरे विश्लेषण से यही पता चलता है। मतलब बिहार की मिट्टी कोई निर्जीव चीज नहीं है जिसे बस खेती के काम में लाया जाता है, जी। बल्कि ये हिमालय के ऊंचे उठने, नदियों का रास्ता बदलने और धरती के भीतर होने वाली टेक्टोनिक हलचलों का एक जीता जागता हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। देखिए, ये नजरिया ना इस पूरे विषय को देखने का तरीका ही बदल देता है। कैसे? आमतौर पर हम मिट्टी को बस खनिजों के एक स्थिर मिश्रण के तौर पर देखते हैं, लेकिन इन रिसर्च पेपर्स को गहराई से देखने पर समझ आता है कि ये एक बहुत ही डायनामिक और लगातार बदलने वाली प्रणाली है। सही बात है। आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य का करीब 93% हिस्सा एक विशाल मैदानी इलाका है। और ये मैदान बना कैसे है? इसे वैज्ञानिक भाषा में ड्रिफ्ट ओरिजिन कहते हैं। ड्रिफ्ट ओरिजिन? आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में कहें तो हजारों सालों से नदियों द्वारा जो गाद, बालू और मिट्टी बहाकर लाई जाती है ना, उसी के लगातार बिछने से इस पूरे इलाके का निर्माण हुआ है। अच्छा। और इसमें वहां की जलवायु का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ एक खास तरह का मानसून रहता है जिसे जलवायु वर्गीकरण में CWA प्रकार कहा जाता है। एक सेकंड रुकिए, ये CWA सुनने में किसी सीक्रेट कोड जैसा लग रहा है। हाँ, थोड़ा तकनीकी है। तो इसका जमीन के बनने या मिट्टी के बर्ताव से क्या लेना देना है? मैं समझाती हूँ। इसे ना एक गर्म और नमी वाले ग्रीन हाउस की तरह समझें। यहाँ का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है। तो ये जो गर्मी है और मानसून की जो नमी है, ये दोनों मिलकर मिट्टी के अंदर होने वाले रासायनिक बदलावों को एक फास्ट फॉरवर्ड मोड में डाल देते हैं। ओहो, मतलब सब कुछ बहुत तेजी से होता है। एकदम सही। यानी चट्टानों का टूटना, खनिजों का मिट्टी में बदलना और जैविक पदार्थों का सड़ना, ये सब बहुत तेजी से होता है। तो अगर हम इसे ऐसे देखें कि ये पूरी जमीन एक विशाल जियोलॉजिकल हार्ड ड्राइव है जिसमें हजारों सालों का डेटा परत दर परत सेव होता जा रहा है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये, है ना? लेकिन मुझे यहाँ एक पेच नजर आ रहा है। जैसे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव का डेटा एक बार डल गया तो पुराना हो जाता है और स्थिर रहता है। जी। लेकिन यहाँ तो नदियां और हर साल आने वाली बाढ़ इस हार्ड ड्राइव में नई गाद और बालू के रूप में लगातार नया डेटा फीड कर रही हैं। बिल्कुल। तो जब हर साल ये नया अपडेट इंस्टॉल होता रहता है, तो क्या इस मिट्टी को कभी एक जगह सेटल होने का मौका मिलता भी है? ठीक यही वो बात है जो इस मिट्टी की पूरी कहानी को सबसे दिलचस्प बनाती है। होता है जिसे पूरा सॉइल प्रोफाइल विकसित होना कहते हैं। लेकिन इन मैदानी इलाकों में नदियां हर साल अपनी बाढ़ के साथ अवसादों की यानी गाद और बालू की एक नई चादर बिछा देती है। तो पुराना डेटा दब जाता है? हाँ, और ये नया जमाव मिट्टी को पुरानी या परिपक्व होने ही नहीं देता, वो लगातार युवा बनी रहती है। क्या बात है। अब इस हार्ड ड्राइव को ठीक से पढ़ने के लिए ये देखना जरूरी है कि ये सारा डेटा यानी ये नई मिट्टी आखिर आ कहां से रही है। जी बिल्कुल। स्रोतों में उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और विशाल भौगोलिक विभाजन दिखाई देता है। ये विभाजन सच में बहुत गहरा है। अगर आप उत्तर बिहार की नदियां देखें, जैसे गंगा, गंडक, कोसी और बागमती, ये सब हिमालय से निकल कर आती हैं और हिमालय दुनिया के सबसे युवा पहाड़ों में से एक है। सही। वहाँ बर्फ पिघलती है, बहाव बहुत तेज होता है और पहाड़ अभी भी भौगोलिक रूप से कट रहे हैं। इसलिए ये नदियां जो गाद अपने साथ लाती हैं, वो बिल्कुल ताज़ा, बारीक और पोषक तत्वों से भरपूर होती है। और इसके उलट अगर हम दक्षिण की नदियों को देखें तो क्या तस्वीर बनती है? दक्षिण की कहानी एकदम अलग है। सोन, पुनपुनिया, फल्गु जैसी नदियां छोटा नागपुर के पठार से आती हैं और ये पठार ना हिमालय से लाखों साल पुराना है। ओह। वहाँ की चट्टानें बहुत पुरानी, कठोर और स्थिर हैं। इसलिए वहाँ से आने वाली मिट्टी में लोहे के अंश, भारी खनिज और पुराने पत्थर के कण ज्यादा होते हैं। मतलब उनकी रासायनिक संरचना उत्तर की मिट्टी से जमीन आसमान का अंतर रखती है। बिल्कुल, जमीन आसमान का अंतर है। मतलब भूवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो उत्तर और दक्षिण बिहार वास्तव में दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया हैं। एकदम सही बात है। और ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने बीच में बहने वाली शक्तिशाली गंगा नदी को एक सिलाई मशीन की तरह इस्तेमाल करके इन दोनों अलग अलग दुनियाओं को एक साथ सिल दिया है। गंगा के किनारे ठीक ऐसा ही होता है।
उत्तर से आने वाली हिमालयी चट्टानों की मुलायम गाद और दक्षिण से आने वाले प्राचीन चट्टानों के भारी टुकड़े। ये जब गंगा के मैदान में मिलते हैं तो मिट्टी की एक ऐसी विविधता पैदा होती है जो दुनिया में बहुत कम जगहों पर देखने को मिलती है। तो इस सिलाई मशीन के उत्तरी हिस्से यानी हिमालय वाली तरफ थोड़ा जूम इन करते हैं। चलिए। स्रोतों में उत्तर बिहार की मिट्टी के कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे पश्चिम चंपारण में पाई जाने वाली पीडमोंट दलदली मृदा। ये क्या चीज है? देखिए, पीडमोंट दलदली मृदा वहां मिलती है जहां पहाड़ एकदम से मैदान में बदलते हैं। उस तलहटी में पानी की निकासी बहुत धीमी होती है, इसलिए पानी वहां रुका रहता है। मतलब दलदल बन जाता है। हाँ, और इसी रुके हुए पानी और दलदल की वजह से वहां पेड़ पौधों के अवशेष बहुत अच्छी तरह सड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं। अच्छा। इसीलिए इस मिट्टी में जैविक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होते हैं, जो धान और गन्ने की खेती के लिए इसे एकदम परफेक्ट बनाते हैं। इसके बाद नेपाल बॉर्डर के पास तराई मृदा का भी जिक्र किया गया है स्रोतों में। ये दलदली मिट्टी से कैसी अलग है? तराई का इलाका थोड़ा अजीब तरह से काम करता है। पहाड़ों से जो नदियां जमीन के नीचे नीचे बहती हैं, वे तराई क्षेत्र में अचानक सतह पर आ जाती हैं। तो जमीन हमेशा गीली रहती होगी? बिल्कुल, जमीन हमेशा नम रहती है। ये भारी नमी जूट और तंबाकू की खेती के लिए तो शानदार है, लेकिन क्या कोई नुकसान भी है? हाँ, लगातार पानी के बहाव की वजह से मिट्टी के कुछ अहम तत्व, खासकर फास्फोरस, घुलकर पानी के साथ बह जाते हैं। ओहो। इसलिए वहां फास्फोरस की हमेशा भारी कमी रहती है। फिर इसके आगे आता है खादर का इलाका, जहां कोसी और दूसरी नदियां हर साल नई गाद बिछाती है। और इसमें पोटाश तो भरपूर होता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी रहती है, जैसा कि हमने पढ़ा था। जी बिल्कुल सही पढ़ा था आपने। लेकिन इन सब मिट्टियों की लिस्ट में एक नाम ऐसा है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। कौन सा? बाल सुंदरी मृदा। नाम भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, बाल सुंदरी मृदा मुजफ्फरपुर, चंपारण और वैशाली के इलाकों में पाई जाने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। और इसकी एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक खासियत है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने की मात्रा कभी-कभी 30% से भी ज्यादा पाई जाती है। रुको, 30% चूना? जी हाँ। ये तो बहुत ज्यादा है। मुजफ्फरपुर अपनी शाही लीची के लिए दुनिया भर में मशहूर है और वैशाली अपने आमों के लिए। तो क्या ये 30% चूना किसी मास्टर शेफ के सीक्रेट इंग्रेडिएंट की तरह काम कर रहा है? मतलब क्या इसी चूने से उन फलों में वो मिठास और खास स्वाद आता है? बिल्कुल। फलों का विकास और उनका जो स्वाद है ना, वो सिर्फ मौसम पे निर्भर नहीं करता। मिट्टी के खनिजों का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, तो चूना क्या करता है? 30% चूने की मौजूदगी मिट्टी को क्षारीय बनाती है, लेकिन साथ ही ये मिट्टी को भुरभुरा और ढीला भी रखती है। इससे लीची और आम के पेड़ों की जो गहरी जड़ें हैं, वहां तक हवा और पानी बहुत आसानी से पहुंचते हैं। तो चूना सिर्फ मिट्टी को ढीला करने का काम कर रहा है या कुछ और भी है? इससे भी ज्यादा कुछ है। चूना फलों के छिलके को मजबूत बनाता है, जिससे वे पेड़ पर ही फटते नहीं हैं। ओहो, अच्छा। और जब ये भारी मात्रा में मौजूद चूना मिट्टी के पोटाश के साथ मिलता है, तो फलों के अंदर शर्करा यानी मिठास के बनने की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। क्या बात है। इसीलिए इन खास इलाकों के फलों का स्वाद इतना गहरा होता है। प्रकृति यहाँ सच में एक मास्टर शेफ की तरह काम कर रही है। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे जमीन के नीचे मौजूद एक सफेद पाउडर जैसा खनिज दुनिया भर में किसी जगह की पहचान बन सकता है। बिल्कुल। उत्तर की इस मिठास से उलट दक्षिण बिहार की कहानी थोड़ी कठोर लगती है। जब दक्षिण की ये पुरानी पठारी नदियां उत्तर की ओर बढ़ती हैं, तो स्रोतों में एक ताल मृदा का कंसेप्ट सामने आता है। ये क्या है? ताल मृदा बक्सर से भागलपुर तक फैली 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है। मानसून के समय यहाँ एक बहुत ही अनोखी प्राकृतिक घटना होती है, जिसे बैकवाटर कहते हैं। थोड़ा इसे आसान करके समझते हैं। ये बैकवाटर कैसे काम करता है? देखिए, जब मानसून में गंगा नदी का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो दक्षिण की नदियां अपना पानी गंगा में नहीं गिरा पाती हैं। गंगा का बहाव उन्हें रोकता होगा। हाँ, गंगा का बहाव और दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो दक्षिण की नदियों का पानी पीछे की तरफ धकेल देती है। अच्छा। नतीजा ये होता है कि एक बहुत बड़े इलाके में महीनों तक विशाल जल भराव हो जाता है। और जाहिर है कि खरीफ की फसल जैसे धान तो इस जलभराव में पूरी तरह डूब जाती होगी। जी बिल्कुल डूब जाती है। देखने में तो ये सीधा सीधा प्राकृतिक आपदा लगती है,
हमेशा ये माना जाता है कि बाढ़ या जलभराव का मतलब है भारी तबाही और नुकसान। यहीं पर एक बहुत बड़ा प्राकृतिक विरोधाभास है। जो पानी महीनों तक तबाही लग रहा था, वो दरअसल मिट्टी को खनिजों से रिचार्ज कर रहा होता। अच्छा, वो कैसे? रुके हुए शांत पानी में जो भी पोषक तत्व और गाद होती है, वो धीरे धीरे जमीन की सतह पर जम जाती है और पानी वापस उतरता है, तो ये जमीन एक प्राकृतिक फर्टिलाइजर बैंक बन चुकी होती है। मतलब पानी उतरने के बाद जो नमी और खाद वहां छूटती है, वो सर्दियों की रबी फसल के लिए जादू का काम करती है। एकदम सही। इसीलिए वहां पानी उतरने के बाद दलहन, गेहूं और सरसों की इतनी बम्पर पैदावार होती है, वो भी बिना किसी बाहरी रासायनिक खाद के। कमाल है। ये बैकवाटर सिस्टम नुकसान नहीं, बल्कि प्रकृति का अपना खेती करने का तरीका है। इसके अलावा दक्षिण बिहार में करेल कवाल नाम की एक और बहुत भारी और चिपचिपी मिट्टी होती है। ये रोहतास वाले इलाके में ना? हाँ, जो रोहतास और भोजपुर के इलाकों में मिलती है। इसकी खासियत यह है कि जब ये सूखती है तो इसमें बहुत गहरी दरारें पड़ जाती हैं। अच्छा। इसके आगे पठारी संक्रमण क्षेत्र में बलथर और लाल पीली मिट्टी भी मिलती है, जिसमें लोहे का अंश ज्यादा होता है। वो अम्लीय होती है और पानी नहीं रोक पाती, इसलिए वहां सिर्फ मोटे अनाज उगाए जाते हैं। ये करेल केवाल मिट्टी जिसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, यही रोहतास को चावल का कटोरा बनाती है ना? जी बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ एक चीज खटक रही है। मिट्टी का इस तरह पानी को महीनों तक रोक कर रखना या सूखने पर बड़ी बड़ी दरारों में फट जाना, ये सब कोई हवा में होने वाला जादू तो है नहीं। इसके पीछे पक्का कोई सूक्ष्म विज्ञान काम कर रहा है। ये सारा खेल उन सूक्ष्म खनिजों का है जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। मतलब? अगर हम उत्तर बिहार की मिट्टी को देखें तो उसमें क्वार्ट्ज नाम का खनिज सबसे ज्यादा होता है। ये एक स्थिर खनिज है, ये अपनी जगह पर बना रहता है। ठीक है। लेकिन दक्षिण की करेल, कैवाल और ताल मिट्टी में स्मेक्टाइट नाम के एक खास खनिज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। स्मेक्टाइट, क्या ये किसी स्पंज की तरह काम करता है जो पानी सोखकर सूज जाता है? ये बिल्कुल स्पंज की तरह ही काम करता है। स्मेक्टाइट की रासायनिक संरचना ही ऐसी होती है कि जब इसे पानी मिलता है तो ये बुरी तरह सूजकर फैल जाता है। और सूखने पर? और जब पानी सूखता है तो ये सिकुड़ जाता है। इसी सिकुड़ने की प्रक्रिया में जमीन के अंदर गहरी दरारें पड़ जाती हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये दरारें पड़ना असल में मिट्टी के लिए फायदेमंद है? बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इन दरारों की वजह से हवा और पानी मिट्टी की गहरी परतों तक पहुंच पाते हैं। अच्छा। इसे सेल्फ प्लोइंग या मिट्टी की खुद ब खुद जुताई होना भी कहते हैं। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है CEC या कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। करेल फ्यवाल मिट्टी की CEC बहुत अधिक होती है। इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। CEC का रोजमर्रा की खेती में क्या मतलब है? इसे ना एक चुंबक की तरह समझें। ये मिट्टी की वो क्षमता है जिससे वो पोषक तत्वों को लंबे समय तक अपने अंदर जकड़ कर रख सकती है। ओहो। अगर CEC ज्यादा है तो पोषक तत्व पानी के साथ बहकर जमीन के नीचे नहीं जाएंगे। तो पौधों को ज्यादा फायदा मिलेगा। बिल्कुल। करेल कैवाल की ये क्षमता बहुत अच्छी है, इसलिए पौधे अपनी जड़ों के जरिए लंबे समय तक खुराक ले सकते हैं। क्या हर जगह की मिट्टी में ऐसा ही होता है? नहीं, हर जगह का रसायन विज्ञान इतना अनुकूल नहीं होता। कैसे? क्या कहीं ये रसायन विज्ञान नुकसान भी पहुंचा रहा है? हाँ, गंडक नदी के कुछ क्षेत्रों को ही ले लीजिए। वहां की मिट्टी में pH स्तर 8.8 तक पहुंच जाता है। 8.8? ये तो काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। ये उच्च लवणता या भारी खारेपन की समस्या पैदा करता है। मिट्टी के इसी अलग अलग व्यवहार और सूक्ष्म विज्ञान को देखकर कृषि विभाग ने पूरे राज्य को 4 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। जोन 1, 2 और वो जो 3A और 3B हैं? बिल्कुल सही, ताकि हर जगह की मिट्टी के हिसाब से अलग और सही रणनीति बनाई जा सके। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि हजारों सालों में प्रकृति ने एकदम परफेक्ट सिस्टम तैयार कर दिया था। जी। कहीं दरारें खुद जमीन को जोत रही हैं, कहीं बाढ़ नई खाद डाल रही है और कहीं चूना फलों को मीठा बना रहा है। बिल्कुल एक बैलेंस बना हुआ था। लेकिन जब मैं स्रोतों के आखिरी हिस्से तक पहुंचा तो ये सारा उत्साहना गहरी चिंता में बदल गया। मैं समझ सकती हूँ। हमारे आधुनिक खेती के तरीकों ने इस पूरे सिस्टम को खतरे में डाल दिया है। और वहां एक डेटा था जिसने मुझे सच में डरा दिया, जैविक कार्बन के बारे में।
वो डेटा ना इस पूरी रिपोर्ट का सबसे गंभीर हिस्सा है। रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कहती है कि मिट्टी में मौजूद जैविक कार्बन यानी ऑर्गेनिक कार्बन ही उसकी असली आत्मा है। बिल्कुल। और पिछले 70 सालों में ये 1% से गिरकर मात्र 0.3% रह गया है। ये बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा है। 1% से सीधा 0.3%। इसके अलावा 90% मिट्टी में नाइट्रोजन की भारी कमी हो गई है। जी। ये सिर्फ कोई साधारण आंकड़ा नहीं है, ये तो मिट्टी की आत्मा का सूख जाना है। ऐसा लग रहा है जैसे हम रसायनों के पीछे इतने अंधे हो गए कि हमने मिट्टी के भीतर का पूरा इकोसिस्टम ही मार डाला है। ये सच में एक आपातकाल जैसी स्थिति है। एक तरफ रसायनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल मिट्टी को बंजर बना रहा है, और तो दूसरी तरफ कुछ प्राकृतिक चुनौतियां भी हैं जो हमारे ही गलत फैसलों से और विकराल हो रही हैं। जैसे कोसी क्षेत्र में सैंड कास्टिंग की समस्या। ये सैंड कास्टिंग क्या है? बाढ़ के दौरान नदियां उपजाऊ खेतों पर बालू की एक मोटी परत बिछा देती हैं, जो खेत कल तक हरा भरा था वो रातों रात बंजर हो जाता है। बाप रे। और दक्षिण के पठारी इलाकों में जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे मिट्टी कटकर बह रही है। जब समस्या इतनी गहरी और जमीनी स्तर की है, तो स्रोतों में यह भी बताया गया कि सरकार ने डिजिटल स्तर पर कुछ पहलें की हैं। हाँ, कुछ कदम उठाए गए हैं। जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड्स। जी। साल 2024-25 में ही 5 लाख मिट्टी के सैंपल्स की जांच हुई है। जी। किसानों को अब सीधा मोबाइल पर डेटा मिल रहा है कि उनके खेत को क्या चाहिए। लेकिन यहाँ एक गंभीर सवाल उठता है। क्या सवाल? जैविक कार्बन के 1% से 0.3% पर आ जाने के इस खौफनाक सच के सामने क्या मोबाइल पर एक डिजिटल कार्ड आ जाने से दशकों का ये नुकसान पलटा जा सकता है? ये सोचना थोड़ा मुश्किल है। कार्ड तो बस एक डॉक्टर के पर्चे की तरह है जो बता रहा है कि मिट्टी बीमार है, लेकिन सिर्फ बीमारी बता देना ही इलाज तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्या हमें खेती के बिल्कुल बुनियादी तरीकों में कोई बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है? ये एकदम सही आकलन है आपका। सिर्फ एक हेल्थ कार्ड थमा देना समाधान की पहली सीढ़ी है, वो अपने आप में पूर्ण समाधान तो नहीं है। तो समाधान है क्या? स्रोतों में इस संकट के असली इलाज के तौर पर INM यानी एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन पर जोर दिया गया है। आसान भाषा में ये INM कैसे काम करता है? इसका मतलब है कि सिर्फ यूरिया या रासायनिक खाद पर निर्भर न रहना। रासायनिक खादों के साथ साथ जैविक खाद, गाय का गोबर और फसल चक्र, इन सब का एक मिला-जुला और संतुलित इस्तेमाल करना होगा। मतलब वापस प्रकृति की तरफ जाना होगा। बिल्कुल। जो कार्बन 1% से गिरकर 0.3% हो गया है, उसे किसी फैक्ट्री में बनाकर मिट्टी में नहीं डाला जा सकता। सही बात है। उसे वापस लाने का एकमात्र तरीका सड़े हुए जैविक पदार्थों को वापस जमीन में मिलाना है, और साथ ही बालू जमाव को रोकने के लिए नदियों के किनारे पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इन सारे पन्नों और रिसर्च को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। क्या? उत्तर के हिमालयी उपहार और दक्षिण के प्राचीन पठारी अवशेषों के आपस में मिलने से बनी ये मिट्टी सिर्फ खेती का एक माध्यम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरे राज्य की सबसे बड़ी और मूल्यवान संपत्ति है। ये ना सिर्फ अन्न उगाती है, बल्कि ये तय करती है कि वहां का समाज और अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। इतिहास भी यही सिखाता है हमें। दुनिया की महान सभ्यताएं हमेशा उपजाऊ मिट्टी के इर्द गिर्द ही पनपीं। और जिस दिन वो मिट्टी बंजर हुई, वो सभ्यता भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसलिए इस मिट्टी को बचाना कोई विकल्प नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व का सवाल है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। जी बताइए। अगर हम शुरुआत की अपनी उस बात पर लौटें कि ये मिट्टी हजारों सालों का एक प्राकृतिक ऐतिहासिक अभिलेख है, एक जियोलॉजिकल हार्ड ड्राइव है, बिल्कुल, तो ये सोचना जरूरी है कि आज की पीढ़ी रसायनों और प्रदूषण के जरिए इस हार्ड ड्राइव में कौन सा नया डेटा फीड कर रही है। ये बहुत ही गहरा सवाल है। जब भविष्य के भूविज्ञानी 100 साल बाद इस जमीन की आज की परत को जांचेंगे, तो क्या वे इसे पतन का युग कहेंगे या फिर इसे उस समय के रूप में याद रखेंगे जब इंसान ने जागकर सुधार का रास्ता चुना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अहम विषयों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी।